हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस में। दोस्तों, अपने इस बिपिन चंद्रा की लेक्चर की सीरीज़ में ये हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली जो लेक्चर 9वां है, ये उसका दूसरा पार्ट है। पहला क्या था दोस्तों कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा दिया था ना कि क्या कंडीशन थी, मराठा की फैमिली ट्री के बारे में आपको बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। ऐसा क्या है ना दोस्तों कि अगर बीच में अब जैसे वो सारे नाम मैं लेता रहूँ ना, कौन पेशवा कैसे बना, तो आप नहीं समझ पाओगे। तो मैंने आपको इसीलिए पहले का बताया था। और हाँ दोस्तों, अब जो चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, द राइज एंड द फॉल ऑफ द मराठा डिक्लाइन। अब क्या कंडीशन है दोस्तों कि जो हमने आपको पहले के लेक्चर्स में बता दिया ना, पहले के लेक्चर्स इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो आपको मैंने पहले बता दिया कि किस तरीके से मुगलों ने जो नोबल्स क्लास थी, नोबल क्लास अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन करने के लिए आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है जुल्फ़िकार खान याद होगा ना आपको, मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया कि किस तरीके से वज़ीर रहता है और एक डोमिनेंट रोल वो ले करता है। फिर इसके बाद इनको जो है चौथ और सारदेशमुख कलेक्ट करने का परमिशन मिल जाता है। देखते ही हैं कि कैसे शिवाजी महाराज के पुत्र को जो है औरंगजेब कैद कर लेता है। मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बताया ना, व्हाइट बोर्ड पे भी मैंने जो है 9.1 में समझाया, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में बोर्ड में पूरा आपको समझाया। ना समझ में आओ दोस्तों तो दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखोगे दोस्तों, शुरुआत होती है द राइज एंड द फॉल ऑफ द मराठा पावर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहना है, बिपिन चंद्रा साहब लिखते हैं कि मराठा किंगडम के पास इतनी ताकत थी, मराठा के पास इतनी ताकत थी कि वो मुग़लों को रिप्लेस करके जब मुग़ल कमज़ोर हुए तो उनकी गद्दी पे बैठ सकते थे। लेकिन वो लगातार उनसे लड़ते रहे, झगड़ते रहे। नतीजा क्या हुआ? खुद ही डिस्ट्रॉय हो गए। या और सेंस में अगर बात कहिए तो वो मराठा एम्पायर धीरे-धीरे आप देखोगे कि धीरे-धीरे जो महाराष्ट्र से ऑल ओवर इंडिया में छा गया। उसके अंदर ये पूरी ताकत थी कि वो इन्वेजन्स को कंट्रोल कर सकता था। क्यों? क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी तो कमज़ोर हो गई थी ना दोस्तों। अगर सेंट्रल अथॉरिटी मजबूत होती तो बार-बार फॉरेन इन्वेजन्स थोड़ी ना होते। तो ये मराठा की जो सोच थी ना, वो क्या कर रहे थे, सेंटिमेंट तो नेशनलिज्म के थे ही नहीं, अपना लूटो खाओ मजा लो। ऐसी बात नहीं कि मराठा के टाइम में उनके घुड़सवार जो कैंपिंग्स करते थे जगह जगह, इसे पीजेंट क्लास लूटा नहीं गया या लूटपाट नहीं होती थी। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया ना दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब लूटपाट होती थी तो मराठा की आइडियोलॉजी हिंदुत्व पे थी तो हिंदू नहीं लूटे जाते थे, सिर्फ मुस्लिम ही लूटे जाते थे या और लोग लूटे जाते थे। सिख वाले केस में भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये जो है पहले हितैषी बने, जो सोशल डिवीज़न हुआ था पंजाब में, लोअर क्लास जो है सिख रिलीजन को अपनाती है। बाद में देखेंगे कि यही जो होते हैं कुछ सिख, उसमें जो है जागीरदार में जब कन्वर्ट होते हैं तो पीजेंट्री का खून चूसने लगते हैं। तो एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि वो हर जगह हुआ है। ठीक है, तो अब जो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से कंटिन्यूअस वॉर के चलते आप देखोगे कि मराठा एम्पायर जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ। अब आप देखोगे कहानी में ये शुरुआत होती है, ये लिखा है जैसा कि मैंने आपको फैमिली चार्ट में बता दिया था ना दोस्तों। मेरी रिक्वेस्ट है फिर से कि आप इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखो। 7-8 मिनट का है, कोई बहुत समय का नहीं। आप देखोगे ना तो आपके एक माइंड में मैप तैयार हो जाएगा, तब पढ़ने में मज़ा आएगा। आप देखोगे दोस्तों कि साहू जी थे वो शिवाजी महाराज के बेसिकली क्या थे कि ग्रैंडसन थे। आप देखोगे कि औरंगजेब ने 1689 में 1689 में उनको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद आप देखोगे दोस्तों कि हुआ क्या कि यहाँ पे लिखते हैं बिपिन चंद्रा साहब कि जब उनको बंदी बनाया गया ना तो काफ़ी मतलब इज्जत और सम्मान से औरंगजेब ने रखा। मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करोगे कि उनके कास्ट, रिलीजन और सारी चीज़ों का पूरा मतलब सम्मान के साथ उनको रखा। ऐसा नहीं उनकी मदर की तरह मतलब एक डिग्निटी जो है प्रोवाइड किया। ऐसा नहीं है कि कैदी बना लिए तो बहुत दुर्व्यवहार करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो किताब में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी एनसीईआरटी पढ़ के लोग आईएएस पीसीएस बनते हैं, तो अब जो इसमें लिखा है दोस्तों वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी तो सरकारी किताब है, उसको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे कि साहू जी 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद रिलीज़ कर दिए जाते हैं। अब रिलीज़ करने के बाद की क्या कंडीशन है दोस्तों कि आप देखोगे कि साहू जी जब रिलीज़ होते हैं ना तो मराठा एम्पायर में, मराठा परिवार में एक सिविल वॉर छिड़ जाता है। सिविल वॉर इन द सेंस मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया ना कि किस तरीके से इनकी जो चाची रहती हैं ताराबाई, वो बेसिकली क्या रहती हैं कि शिवाजी महाराज जो रहते हैं, शिवाजी महाराज के जो भाई रहते हैं राजा राम, ये उनकी पत्नी रहती हैं। शिवाजी महाराज की वो भाभी लगती हैं। तो आप देखोगे कि उनका एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है शिवाजी टू। तो वो क्या चाहती हैं कि शिवाजी के बाद वो गद्दी संभाले। लेकिन जब ये रिलीज़ होते हैं, जेल से छूटते हैं, तो ये जब जाते हैं अपने डोमेन में तो वहाँ सिविल वॉर छिड़ जाता है गद्दी को लेकर। नतीजा क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है दोनों कम्पिटिटर्स के बीच में। अब एक तरफ ताराबाई, एक तरफ साहू जी महाराज। नतीजा क्या हुआ कि दोनों तरफ की आर्मी लड़ने लगी। फिर आप देखोगे कि पावर का स्ट्रगल चलने लगा। अब इस पावर के स्ट्रगल में आप देखोगे दोस्तों कि सबसे बड़ी बात यहाँ क्या आती है कि अब पावर के स्ट्रगल में जब दोनों आर्मी के बीच में, जाहिर सी बात है जब दोनों लोग लड़ते थे तो आर्मी इसके साथ लड़ते थे। क्यों? क्योंकि दोनों की तरफ से उनकी आर्मी लॉयल हुआ करती थी, तो वो अपने स्वामी भक्ति के लिए लड़ती थी। तो आप देखोगे कि स्वामी भक्ति के सेंस में यहीं पे एक
नई चीज़ मराठा में उदय होगी, वो क्या है? पेशवा। आप देखोगे कि ये जो बालाजी विश्वनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ मैंने आपको बताया ना पहले के लेक्चर्स में कि बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे। यहीं से पेशवाशिप की शुरुआत हुई। अब पेशवाशिप की शुरुआत में आप दोस्तों देखोगे कि किस तरीके से पेशवा की शुरुआत में ये जो मराठा था ना, ये धीरे-धीरे अंपायर में तब्दील हुआ। अंपायर में तब्दील इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए कि होता क्या है दोस्तों कि जब दोनों के बीच में चाची और भतीजे में सीट को लेके, गद्दी को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो बाद में होता क्या है कि शाहू जी महाराज सतारा चले आते हैं और उसके बाद ये जो ताराबाई रहती हैं, ये बेसिकली कोल्हापुर में राज करने लगती हैं। तो जो बालाजी विश्वनाथ रहते हैं, किंग साहू, ये उनकी प्रेस्टीज को काफ़ी हद तक करने के लिए, बचाने के लिए या उनकी साठगांठ काफ़ी हद तक अपने हद तक आगे बढ़ाते हैं। मतलब बालाजी विश्वनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ साहू जी महाराज के लिए काफ़ी लीडी रॉयल प्ले करते हैं, मतलब ग्रैंड रॉयल प्ले करते हैं। तो जिसके बाद आप देखोगे कि पेशवाशिप, बेसिकली मैंने आपको बताया ना पेशवाशिप क्या रहता है। पेशवाशिप चीफ मिनिस्टर टाइप की पोस्ट, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ बालाजी विश्वनाथ के बारे में बताया जाता है कि बालाजी विश्वनाथ बेसिकली क्या थे, एक ब्राह्मण थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक रेवेन्यू ऑफिसर से मराठा अंपायर में, मराठा किंगडम में अपनी शुरुआत की, करियर की। उसके बाद आप देखोगे कि ही रेंडर्ड द साहू लॉयल्स एंड द यूजफुल सर्विस इन सप्रेसिंग हिज एनिमीज। तो साहू जी महाराज के जो दुश्मन हुआ करते थे, उन्होंने उसको इस कदर सप्रेस किया, या मराठा से जिसने भी पंगा लिया, अपने डिप्लोमेटिक स्किल के चलते उन्होंने उसके ऊपर विजय पाई। उसके बाद आप देखोगे कि 1713 में साहू जी महाराज जो होते हैं, वो इनको मुख्य प्रधान बना देते हैं, यानी चीफ मिनिस्टर, पेशवा बना देते हैं। अब बालाजी विश्वनाथ जो रहते हैं, वो साहू जी की जितनी भी ताकत रहते हैं ना, सबको कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट करने के साथ आप देखोगे कि उन्होंने पूरे रीजन पे कंसोलिडेट किया, लेकिन महाराष्ट्र का वो रीजन छोड़ दिया जहाँ उनकी चाची थी। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं था तो शिवाजी का ही परिवार ना, तो कैसे हो जाता। तो हर जगह उन्होंने क्या कहते हैं कि किया, लेकिन कोल्हापुर को छोड़ दिया जहाँ चाची का, उनका राजा राम जी का डिसेंडेंट था, मतलब जहाँ पे चाची का पुत्र शिवाजी टू रह रहे थे, ठीक है। अब आप देखोगे कि द पेशवा कंसंट्रेटेड पावर इन हिज ऑफिस एक्लिप्स द अदर मिनिस्टर्स एंड द सरदार। इनफैक्ट ही एंड हिज सन बाजीराव मेड द पेशवा द फंक्शनल हेड ऑफ द मराठा एम्पायर। आप देखोगे दोस्तों कि होता क्या है ना कि इन्होंने ऑफिशियल्स पे कंट्रोल किया। ऑफिशियल से कंट्रोल करने के साथ आप देखोगे कि उस टाइम के जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, पूरी अपनी पावर को इन्होंने कंसोलिडेट करके एक बेहतर डोमिनेंस बनाया। डोमिनेंस इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि मराठा ही हेड है, मतलब सॉरी पेशवा ही हेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। आप एक चीज़ जानिए कि धीरे धीरे जिस तरीके से मुगलों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया ना, उस तरीके से बालाजी विश्वनाथ ने मराठाओं की ताकत को बढ़ाया। जब जुल्फिकार खान ने, आप देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ को चौथ और शर देशमुख डेक्कन में कलेक्ट करने को दे दिया, और लास्ट में आप देखेंगे कि सैयद ब्रदर्स के साथ भी जब इन्होंने पैक्ट साइन कर लिया, और सैयद ब्रदर्स क्या करते हैं कि शिवाजी महाराज के जितनी भी रहते हैं किले को रहता है, या शिवाजी का जितना भी किंगडम साम्राज्य रहता है, दोबारा साहू जी महाराज को दे दिया जाता है। और साथ ही आप देखोगे कि मैंने आपको पहले के भी लेक्चर्स में बताया कि चौथ और शार देशमुख डेक्कन के 6 प्रोविंस पे कलेक्ट करने के लिए दिया जाता है। डेक्कन में आपको मैंने बताया ना कि नीचे जो प्रोविंस थे 6 जगह में कलेक्ट करने को दे दिया जाता है। नतीजे में साहू जी महाराज ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मराठा को वो 15,000 रुपये की कैवलरी इंपीरियल सर्विस में देंगे, जो कि जो है रिबेलियंस को दबाने में मदद करेगी, और सालाना जो है वो 10 लाख रुपए का ट्रिब्यूट देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है कि साहू जी महाराज इस एग्रीमेंट को भी मान गए थे कि औरंगजेब के खुलदाबाद में जो कब्र है, खुलदाबाद बेसिकली महाराष्ट्र में है, खुलदाबाद में जो कब्र है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट आपने सुना ना, ये वहीं पे है दोस्तों। 1714 में आप देखेंगे कि ये एग्रीमेंट भी, मतलब इस एग्रीमेंट के तहत ये बातें भी होती हैं कि साहू जी महाराज जो है वो औरंगजेब की कब्र पे श्रद्धांजलि भी देंगे नंगे पांव जाके खुलदाबाद में। और फिर आप देखोगे दोस्तों कि 1719 में बालाजी विश्वनाथ एट द हेड ऑफ मराठा फोर्स एकम्पनिस्ड सैयद हुसैन अली टू द दिल्ली एंड हेल्प द सैयद ब्रदर्स ओवरथ्रोइंग फारूक सियार। वही वाली बात है दोस्तों कि इतना कुछ जब मराठा को रिलैक्सेशन जो है सैयद ब्रदर्स के थ्रू मिला, क्यों? क्योंकि नोबल क्लास तो हावी हो गई थी। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया है ना कि ये फारूक सियार जो था, क्योंकि होता क्या है कि फारूक सियार जो रहता है इतना तो काबिल नहीं रहता है कि सैयद ब्रदर्स से पंगा ले पाए। नतीजा क्या होता है कि फारूक सियार छुप छुप के जो है नज़र रखता है सैयद ब्रदर्स पे, तो धीरे धीरे उनके कामों में हस्तक्षेप करता है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि धीरे धीरे फारूक से ये सैयद ब्रदर्स को समझ में आ गया था कि अगर इनको डोमिनेंस चाहिए तो पूरा ऐसा राजा बिठाना पड़ेगा जो पूरा से इनका कंट्रोल में हो। तो लास्ट में आप देखोगे कि फारूक सियार का मर्डर हो जाता है, ठीक है। मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया ना इस बारे में। तो वही वाली बात है दोस्तों कि सैयद ब्रदर्स से जब इनको चौथ का और शाह देशमुख का कलेक्ट करने का मिल जाता है, तो होता क्या है कि मराठा अपनी एक्सपेंसेस जो है दिन पे दिन और कलेक्शन जो है ग्रेटर पार्ट में करने लगता है। इसके बाद आप देखोगे कि पेशवाशिप की जो पावर रहती है वो दिन पे दिन इंक्रीज़ करती चली जाती है।
नतीजा आप देखोगे कि होता क्या है कि जैसे-जैसे ये जो पावर इंक्रीज़ करी जाती है ना, तो जो वतन्स और जो सृजम्स हुआ करते थे, सृजम्स बेसिकली जो है वो जागीरदार हुआ करते थे, वो धीरे-धीरे इन मराठा सरदार के स्ट्रॉन्ग होल्ड की वजह से जलने लगते हैं। कुछ ये भी कारण रहता है मराठाओं के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का। उसके बाद आप देखोगे कि होता क्या है दोस्तों कि ये जो मुगल से हटकर जो उनकी नोबल क्लास जगह-जगह जाके बस जाती है, मराठा के इर्द-गिर्द जो आती है। आपने दोस्तों वो वाली मूवी देखी है कि नहीं, बाजीराव मस्तानी? तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से बाजीराव जाते हैं और हैदराबाद के निज़ाम से वो जाके मिलते हैं, बात करते हैं ना, लड़ाई होती है, बाद में उनको हरा देते हैं। तो वही वाली बात है दोस्तों कि होता क्या है कि ये सेंट्रल अथॉरिटी को कुछ टाइम के लिए तो चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन जो उनके स्टेट से अलग हुए जो चीफ्स हुआ करते थे, सरदार हुआ करते थे ना, ये उनको चैलेंज करते हैं, उनको झुकाते हैं, लूट-पाट करते हैं, हराते हैं, उनका डोमेन इनडायरेक्ट रूल पे करवाने के साथ चौथ और शारदेशमुख कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अब आप देखोगे कि 1720 में अच्छा एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि होता क्या था कि यही कारण था कि जो अगल-बगल इन्होंने इतने दुश्मन पाल लिए थे ना, यही दुश्मन जाते हैं अपनी प्रेस्टीज को बचाने के लिए लास्ट में एनिमी से हाथ मिला लेते थे। अब उस टाइम का एनिमी कौन होता था? या तो कह सकते हो कि मुगल होगा, या तो निज़ाम होगा, या तो फिर वही है मुगल क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य होगा। तो उस टाइम यही 3 जो थे मराठा के एनिमी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों? अब उसके बाद आप देखोगे कि बालाजी विश्वनाथ 1720 में मर जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि बाजीराव जो बनते हैं वो पेशवा बनते हैं। आप देखोगे कि बाजीराव भी अपने पिताजी की तरह एक ब्रिलियंट कमांडर रहते हैं, एक क्लेवर स्टेट्समैनशिप रहते हैं। कहते हैं इनके बारे में बिपिन चंद्रा साहब लिखते हैं कि जिस तरीके से शिवाजी महाराज गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक जानते थे, उसमें माहिर थे, उसमें ये भी रहते हैं। और आप देखोगे दोस्तों कि इन्होंने कई सारी जगह ऐसी है कि जहां मुगल के अंपायर के खिलाफ कैंपेन्स किया और मुगल के जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको कंपेल किया। कंपेल करने के बाद मतलब कह सकते हो कि जगह-जगह जाके जो मुगल्स के ऑफिसर्स रहते हैं वहाँ पे चौथ और शार देशमुख कई सारे इलाके में कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के साथ आप देखोगे कि मराठा का जो किंगडम है ना, वो वहाँ पे शीश डाल के एकदम झंडा गाड़ के भगवा झंडा लहरा के अपना डोमेन पूरा जो है और बड़ा किया। आप देखोगे दोस्तों कि 1740 में इन्होंने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मरने होता क्या है ना दोस्तों कि 1740 में बाजीराव जी की डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है मतलब उसके पहले तक इन्होंने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड जीत लिया था। आप देखोगे कि मराठा की जो फैमिलीज़ थी, जो मैंने आपको पहले के लेक्चर में इसके जो 9.1 वाले में बताया दोस्तों, देखना ज़रूर। एक ज़िक्र मैंने किया है कि मराठा की फैमिलीज़ जो थी वो गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोंसले, यही टाइम होता है कि मराठा फैमिलीज़ बाजीराव के ही टाइम डिवाइड होती हैं। ठीक है दोस्तों? आप देखोगे दोस्तों कि 1733 में बाजीराव ने किस तरीके से जो जंजीरा का किला, जंजीरा बेसिकली किला यहाँ पे सिद्दीक़ का किला हुआ करता था। सिद्दीक़ का किला इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि जो महाराष्ट्र वाले रीजन में आपको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट मिलेगा ना आज, ये बेसिकली वही है। जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है आज महाराष्ट्र में, ये वहीं पे है। तो आप देखोगे दोस्तों कि होता क्या है कि ये उस किले के आसपास घेराबंदी करते हैं, झगड़ा करते हैं और झगड़ा करने के साथ देखोगे कि होता क्या है कि झगड़ा कर लेते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उसके किला जो है दे देते हैं। जंजीरा मतलब जो जंजीरा के जो सिटीज़ रहते हैं, सिटीज़ बेसिकली दोस्तों यहाँ पे लिखा नहीं है, पर मैं आप बताता हूँ कि उनको अबैसियन भी कहा जाता था। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा कह सकते हो कि ब्रॉड टॉपिक जा रहा है, इसमें मेडिवल हिस्ट्री में आपको समझना पड़ेगा, तो उतना अभी मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगा क्योंकि वो चीज़ फिर टॉपिक वाकई में थोड़ा ओवर है, सर के ऊपर जाने वाली बात है। उसके लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मजबूत चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि अबैसियंस कौन थे। ठीक है, तो इतना याद रखो दोस्तों कि ये जो सीरीज़ ऑफ द जंजारास है ना, इनको ये हरा देते हैं, लेकिन जो उनका किला रहता है ना वो नहीं करते, पर उसके आसपास का एरिया बेसिकली ये जीते जाते हैं। और साथ में आप देखोगे कि पोर्चुगीज़ के साथ भी इनका कैंपेन चलता ही है। अब आप देखोगे दोस्तों कि पोर्चुगीज़ के साथ भले इनका कैंपेन चल रहा था, लेकिन आप देखोगे कि पोर्चुगीज़ भी धीरे धीरे अपना पूरा कॉन्टिन्यूएंट जो होल्ड रहते हैं ना, वो वेस्ट कोस्ट पे बनाए रहते हैं। अच्छा, अब दोस्तों आप देखोगे कि 1740 में बाजीराव की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद आप देखोगे कि 20 साल तक कह सकते हो कि मराठा का उन्होंने पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर दिया। बाजीराव के टाइम मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी मतलब फ्लरिश कर गया था। फ्लरिश इन द सेंस, आपने बाजीराव मूवी में जो देखा है ना, मतलब बाजीराव की जो उपलब्धियाँ उसमें दिखाई गई ना, वो वाकई में है, वो वाकई में था उस टाइप से। तो आप देखोगे फ्रॉम द किंगडम ऑफ महाराष्ट्र इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एम्पायर एक्सपेंडिंग इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ तक इनका एक्सपेंड कर गया महाराष्ट्र से। उसके बाद आप देखोगे कि द न्यू टेरिटरी वाज द कॉन्क्यूर्ड एंड ऑक्यूपाइड बट लिटिल अटेंशन वाज पेड टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन। एक यहाँ पे देखिए दोस्तों मेजर ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो नई टेरिटरी को लिया गया था ना, उस नई टेरिटरी को बेशक इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, कॉन्क्यूर कर लिया, जीत लिया, लेकिन जो एक काबिल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे होना चाहिए ना, उसकी देख रेख नहीं हुई। नतीजा क्या है देखोगे कि द चीफ कंसर्न ऑफ द सक्सेसफुल सरदार्स वॉज विद द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। तो जो होता था चीफ कंसर्न से, जो सक्सेसफुल सरदार होते थे ना, वो बेसिकली जो होते थे वो इस एरिया के जो है
रेवेन्यू का कलेक्शन करते थे। आप देखोगे कि कलेक्शन के बाद क्या यहाँ पे किताब में लिखा है कि बाजीराव के मरने के बाद उनके 18 साल के पुत्र रहते हैं बालाजी बाजीराव। मैंने आपको नाना साहब जो बोर्ड में नहीं लिख के बताया था वो बेसिकली यही थे, बालाजी बाजीराव, जिनके 2 पुत्र मैंने बताया था, विश्वास राव, सदाशिव राव। याद होगा आपको, अगर नहीं याद हो दोस्तों तो वो 7-8 मिनट का लेक्चर है, उसको ज़रूर देख लो, नहीं तो आगे जो चर्चा करूँगा ना वो नहीं समझ में आएगा। तो आप देखोगे कि बाजीराव के 18 साल के पुत्र रहते हैं बालाजी बाजीराव, नाना साहब जिनको बोला जाता है, वो पेशवा बनते हैं 1740 से लेकर 1761 तक के बीच में। आप देखोगे कि ये भी जो है कह सकते हो कि अपने फादर की तरह काफ़ी ज़्यादा एबल एफिशिएंट रहते हैं। किंग साहू जी 1749 में उनकी डेथ हो जाती है। अब आप देखोगे कि पूरा जो मैनेजमेंट पे रहता है ना मराठा का, वो पेशवा के हाथ में ही चला जाता है। अब आप देखोगे कि द ऑफिस ऑफ द पेशवा वॉज ऑलरेडी बिकम हेरिडिटी। अब ये पोस्ट पेशवाशिप की हेरिडिटी हो चुकी है, जैसे मुगल की हेरिडिटी पोस्ट हो चुकी थी। अब आप देखोगे कि पेशवा को जो है बेसिकली डिफैक्टो रूलर ऑफ द स्टेट भी माना जाने लगा, मतलब कि कह सकते हो कि डिफैक्टो रूलर ऑफ द स्टेट की बिहाफ पे रूल करने वाला, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे कि ये ऑफिशियल हेड भी होने लगे, और बाद में आप देखोगे कि इन्हीं के टाइम, देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस पेशवा के टाइम में पूना में हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था। तो ये वही टाइम था कि नाना साहब के दौरान पूना में हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि ये भी अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हैं और धीरे धीरे हिंदुस्तान के कई सारे सेक्शंस में मराठा का परचम लहराने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे कि मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड में ये मराठा की पावर को कंसोलिडेट कर लेते हैं। मतलब इनके पिता ने भी किया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या मैंने कमी बताई कि जो एरिया कंक्यूर किया गया वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उतना एफिशिएंट हुआ नहीं, तो इन्होंने उस चीज़ को कह सकते हो कि कंसोलिडेट कर दिया। अब आप देखोगे कि बंगाल पे लगातार इन्होंने इन्वेड किया। इन्वेड इन द सेंस आप समझोगे कि 1751 में बंगाल में इन्वेड करके इन्होंने उड़ीसा में, बंगाल के पास उड़ीसा है ना, तो वहाँ पे उन्होंने सीज डाल दी। अब आप देखोगे कि साउथ में मैसूर का स्टेट और साथ में जो माइनर प्रिंसिपैलिटीज़ थी उनको इन्होंने साम दाम दंड बनवा के ट्रिब्यूटी देने के लिए जो है झुका लिया। आप देखोगे कि 1760 में हैदराबाद के निज़ाम को डिफीट किया उदयपुर में। उदयपुर बेसिकली हैदराबाद में ही है। और उसके बाद आप देखोगे कि 62 लाख रुपए सालाना ट्रिब्यूट देने के लिए कहलवाया, मतलब झुकाया कि आपको सालाना 62 लाख रुपए ट्रिब्यूट रेवेन्यू के तौर पे एनुअल रेवेन्यू देना पड़ेगा। और साथ में आप देखोगे कि धीरे धीरे कह सकते हो कि मराठा की जो पावर थी ना, वो मुग़ल साम्राज्य के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई तख्त पे मजबूत था ना तो वो यही था। उसके बाद आप देखोगे कि 1752 में इमाद उल मुल्क, मैंने आपको बताया ना आलमगीर टू इमाद उल मुल्क यहाँ पे लिखा, उनका नाम बेसिकली शाह आलम टू था। तो शाह आलम टू को बेसिकली क्या है कि दोस्तों वापस से ये जो है ब्रिटिश जो इनको पेंशनर बना देती है उनको छुड़वा के वापस से दिल्ली की गद्दी पे उनको बैठवाते हैं। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि फ्रॉम दिल्ली दे टर्न टू पंजाब एंड सून बॉट इट कंट्रोल आफ्टर एक्सपेंडिंग द एजेंट ऑफ द अहमद शाह अब्दाली। आप देखोगे कि धीरे धीरे दिल्ली पे, जब जाहिर सी बात है कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से उनको छुड़वा दिया तो जाहिर सी बात है वो भाई उनके गुलाम हो गए, कर्जदार हो गए। तो उसके बाद इन्होंने पंजाब की तरफ का अपना दौरा करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि पंजाब की तरफ दौरा करने के साथ इनकी पूरी चाहत रहती है कि ये पंजाब को कंट्रोल कर लें। अब कंट्रोल करने के साथ क्या होता है कि आप देखोगे जब ये पंजाब को कंट्रोल करते हैं तो इनका अहमद शाह अब्दाली के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता है अफगानिस्तान के। तो आप देखोगे कि यही कारण रहता है कि अहमद शाह अब्दाली के साथ जब इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो ये जो है अपनी जो हार्श पॉलिसी इनकी रहती है ना चौथ और सर देशमुख की वजह से ये जगह जगह जाते हैं। जगह जगह भाई आपने वो वाली मूवी देखी है ना पानीपत वाली, तो आप देखोगे कि जगह जगह जब कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो ये कई लोगों से जाते हैं मदद मांगने के लिए। आप देखोगे कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ इन्होंने हफ्ता वसूला था वहाँ वहाँ ये जाते हैं और मराठा परिवार से मदद मांगते हैं। नतीजा क्या होता है कि कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं होता, ना पंजाब स्टेट तैयार होता है ना और भी कोई स्टेट तैयार होता है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि इस मेजर कॉन्फ्लिक्ट में होता क्या है कि अहमद शाह अब्दाली नजीबुद्दौला, जो रोहिलखंड के नजीबुद्दौला मैंने आपको बताया ना, उनके साथ अलायंस कर लेता है और साथ में अवध का नवाब जो शुजा-उद-दौला रहता है उसके साथ अलायंस कर लेता है। आप देखोगे कि ये जब 3 लोग की आर्मी मिल जाती है ना तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि मराठा की स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक मतलब कमज़ोर हो जाती है। इन द सेंस कि आप देखोगे कि इस इम्पॉर्टेंस ऑफ कमिंग स्ट्रगल में, मतलब ताकत के लिए बेसिकली कमिंग स्ट्रगल में, कि इस पावर की टसल में कैसे पानीपत में 14 जनवरी 1761 में अब्दाली और मराठा की फोर्सेस एक जगह इकट्ठा होती हैं। अब इस अब्दाली और मराठा की फोर्सेस में बेसिकली किताब में लिखा है दोस्तों कि मराठा की जो संख्या थी वो 28,000 के आसपास थी। आप देखोगे कि इस 28,000 के आसपास की संख्या में होता क्या है दोस्तों कि इनकी जो कह सकते हो मराठा आर्मी का बेसिकली इब्राहिम खान जो था, इब्राहिम खान गारदी कह सकते हो कि बहुत बड़ा मतलब एक निशानची था। जैसे मान के चलिए कि किसी की फ़ौज का, इब्राहिम खान गारदी के पास बहुत अच्छी कैवेलरी थी,
तो बहुत अच्छा मतलब यूरोपियन स्टाइल का जो तोपखाना था ना उसके पास, वो बहुत हद तक मदद किया था मराठा की। तो ये नाम इब्राहिम खान गारदी का याद रखना दोस्तों। तो इब्राहिम खान गारदी ने पानीपत की लड़ाई में अगेंस्ट में लड़ा था, ठीक है, अब्दाली के। तो आप देखोगे दोस्तों कि पानीपत रीजन जो है बेसिकली जब अफ़गान कैवलरी के साथ लड़ा जाता है, और साथ ही आप देखोगे कि जो जाट और अहिर जो गुर्जर जो पानीपत रीजन में जो उनके सामान को मराठाओं ने रॉबरी की थी, प्लंडर किया था, लूटपाट किया था, तो उसके संसाधनों के साथ ये लड़ते हैं। आप देखोगे कि पेशवा ने, नाना साहब ने, बालाजी बाजीराव ने बहुत कोशिश की अपने भाई के साथ मिलके कि वहाँ पे आर्मी भेज के लड़ाई लड़ी जा सके, लेकिन आप देखोगे कि अनफॉर्चुनेटली 1761 में दोनों की डेथ हो जाती है, विश्वासराव सदाशिवराव की। उसके बाद आप देखोगे कि मराठा का पानीपत में हार जाना एक डिज़ास्टर था। डिज़ास्टर इन द सेंस समझने की कोशिश करो कि पावर की इस प्रेस्टीज में, पॉलिटिकल की इस प्रेस्टीज में ये बिल्कुल भी तय नहीं हो पाया। ऐसा नहीं था कि अब्दाली हराने के बाद आया इंडिया में राज किया, आया हराया चला गया, दोनों के बीच में एक टसल थी। इसका फ़ायदा किसी ने अगर उठाया तो वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में और दक्षिण भारत में अपने आप को कंसोलिडेट किया। और आप देखोगे कि क्या होता है कि कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया था कि अब इस पावर की टसल में, क्योंकि मुग़ल के बाद सबसे मजबूत कौन था? मराठा थे। अफ़गान यहाँ आए, अटैक करके अफ़गानी चले गए, राज तो उनको करना था नहीं, तो बचा कौन? ब्रिटिश। अब आप देखोगे कि ब्रिटिश को ये चीज़ें कमज़ोरी तो सामने आ रही थी। उसके बाद आप देखोगे कि बाजीराव के बाद जब माधवराव, बालाजी नाना साहब के बाद जब आप देखोगे कि 17 साल के बेसिकली जब माधवराव पेशवा बनते हैं, तो ये भी बेसिकली एक टैलेंटेड सोल्जर और स्टेटमैन रहते हैं अपने पूर्वजों की तरह। उसके बाद आप देखोगे कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 11 ईयर्स ही रिस्टोर्ड द लॉस्ट फॉर्चून्स ऑफ द मराठा एम्पायर। जो मराठा एम्पायर की डिग्निटी लूज़ हो चुकी थी, वो धीरे धीरे इसको ये रिस्टोर करते हैं। आप देखोगे कि निज़ाम को हराते हैं। हैदर अली जो मैसूर, नीचे आपको मैंने पहले एक बार बता दिया ना कि मैसूर में हैदर अली का राज हुआ करता था, टीपू सुल्तान के बाप रहते हैं, उसको हराते हैं। उसके बाद हराने के बाद उसको ट्रिब्यूट देने के लिए वो कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। साथ ही आप देखोगे कि रोहिल्लास को हराते हैं, और साथ ही आप देखोगे कि राजपूत स्टेट्स और जाट्स को हराते हैं। 1771 में आप देखोगे कि मराठा ने शाह आलम को बेसिकली दिल्ली पे बिठाया। मैंने पहले बताया था ना पहले के लेक्चर्स में कि शाह आलम को जो है ब्रिटिश सरकार पेंशनर बना के कैद कर लेती है, वो उसको बिठाते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि होता क्या है कि धीरे धीरे जो नॉर्थ वाले रीजन में अपनी जगह को ये हारे रहते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे अपनी प्रेस्टीज, अपने फॉर्चून्स को ये स्थापित करते हैं। एक बात और याद रखना दोस्तों कि मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में बताया था ना कि माधवराव के मरने के बाद ही मराठा का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। इन द सेंस आप देखोगे कि मराठा अंपायर अब कन्फ्यूज़न में बढ़ गया। कन्फ्यूज़न इन द सेंस कि पावर ऑफ स्ट्रगल चलने लगा। अब यहाँ से दोस्तों पहले के लेक्चर से कोरिलेट करना कि मैंने आपको 2 नाम बताए थे, एक नारायण राव, दूसरा रघुनाथ राव। अब मैंने आपको बताया था कि रघुनाथ राव जो रहते हैं वो बेसिकली कौन रहते हैं? वो नाना साहब के यंगर ब्रदर रहते हैं, और नारायण राव जो रहते हैं वो माधवराव के यंगर ब्रदर रहते हैं। दोनों में चाचा भतीजे का रिश्ता रहता है। आप देखोगे कि रघुनाथ राव जो है बेसिकली गद्दी की लालच में जब माधवराव मर जाते हैं तो वो अपने ही भतीजे का कत्ल करा देते हैं। ऐसा दोस्तों किताब में भी लिखा और हाई स्टैंडर्ड बुक्स में भी लिखा है कि गद्दी की लालच में ये कत्ल करा देते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जब नारायण राव की डेथ हो जाती है तो इनका 1.5 साल का बच्चा रहता है, तो इनकी जो पत्नी रहती है ना, उसी 1.5 के नाम से सवाई माधवराव नाम पड़ा। सवाई मतलब सवा एक, ठीक है। सवाई माधवराव को गद्दी पे बिठाते हैं, क्योंकि होता क्या है, जो और टाइप के उस टाइम के जो मिनिस्टर्स रहते हैं ना, वो उनको स्वीकार करने से मना कर देते हैं, पेशवा। तो आप देखोगे दोस्तों कि नतीजा क्या होता है कि रघुनाथ राव जाते हैं, ब्रिटिश से हाथ मिला लेते हैं अपने पावर को कैप्चर करने के लिए। नतीजा क्या होता है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हो जाता है। अब आप देखोगे दोस्तों कि ये जो कंडीशन थी, इसने मराठा सरदारों को भी मौका दिया। मराठा सरदार इन द सेंस आप देखोगे कि गायकवाड़ बड़ौदा के, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, सिंधिया के ग्वालियर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंसीज हुआ करती थी, ये अपने आप को सेमी इंडिपेंडेंट बना लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके से पावर की टसल में ये सेमी इंडिपेंडेंस धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी थी, तो ये अपने आप को अलग कर लेते हैं, क्रैव आउट कर लेते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे होता क्या है कि इनका जो अलायंस रहता है ना पेशवा के साथ, वो धीरे धीरे एकदम नॉमिनल हो जाता है। आप देखोगे कि होता क्या है, इन्हीं पावरफुल मराठा परिवार में से, ये जो पावरफुल मराठा परिवार मैंने आपको बताया ना, गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, तो इन्हीं में से आप देखोगे कि सबसे मोस्ट पावरफुल जो होते थे वो महादजी जी सिंधिया का है। बताते हैं, बिपिन चंद्रा सर लिखते हैं कि अमंग द मराठा रूलर इन द नॉर्थ, महादजी सिंधिया वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। महादजी सिंधिया जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इनकी जो यूरोपियन स्टाइल की जो आर्मी थी उसमें बराबर हिंदू और मुसलमान सोल्जर्स हुआ करते थे। और आप देखोगे कि विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच और पोर्चुगीज़ ऑफिसर्स एंड द गनर्स, तो
इनकी जो आर्मी हुआ करती थी उसमें नए टाइप के इक्विपमेंट्स और मॉडर्न वेपनाइजेशंस थे। आप देखोगे कि खुद इन्होंने आगरा में अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई थी और साथ ही आप देखोगे कि ही ऑल्सो स्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर शाह आलम इन 1784 फ्रॉम द ऐसा मतलब आप देखोगे कि 1784 में शाह आलम के ऊपर इन्होंने मतलब धीरे धीरे बहुत कोशिश की कंट्रोल करने की। कोशिश इन द सेंस समझने की कोशिश करो, मैंने आपको पहले बताया ना कि किस तरीके से 1771 में होता क्या है कि माधव राव जब शाह आलम को गद्दी पे बिठाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब धीरे धीरे ये सिंधिया का परिवार खुद अपने आप को मजबूत कर लेता है। मजबूत इन द सेंस कब करता है, जब माधव राव की डेथ हो जाती है। तो आप देखोगे कि माधव राव की डेथ के बाद इसी शाह आलम तो वैसे भी कमज़ोर था, तो ये सिंधिया जब पूरा कंट्रोल कर लेते हैं तो अपने आप को ये नजीब मुनामी बना लेते हैं, मतलब एम्पर डिप्टी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अपने आप को ये जो है एम्पर डिप्टी बना लेते हैं ऑन द कंडीशन दैट महादजी वुड एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ पेशवा। इस कंडीशन पे बनाते हैं कि ये अपने आप को पेशवा के बिहाफ पे रूल करेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात ये भी लिखी है कि ये जो इंदौर के होलकर हुआ करते थे ना, ये इनसे उनका थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। मतलब यहाँ पे लिखा है कि बिटर एनिमी ऑफ द होलकर ऑफ द इंदौर, मतलब थोड़े से खट्टे रिश्ते उनके साथ थे, ठीक है। अब 1794 में इनकी डेथ हो गई। नाना फडणवीस जो रहते हैं 1800 में उनकी भी डेथ हो जाती है। आप देखोगे दोस्तों कि नाना फडणवीस और ये दोनों जो थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो रहते हैं, वो मराठा अंपायर के ग्रेट सोल्जर्स रहते हैं। और आप देखोगे कि इनकी वजह से 18वीं शताब्दी में मराठा अंपायर बहुत ऊंचाई तक पहुंचा, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखोगे कि सवाई माधवराव जो थे, मैंने बताया ना कि किसके पुत्र रहते हैं, माधवराव के वो क्या बोलते हैं भाई, यंगर ब्रदर जो रहते हैं नारायण राव, उनके पुत्र रहते हैं। तो आप देखोगे कि किस तरीके से होता क्या है कि माधवराव की भी डेथ हो गई, सवाई माधवराव की 1795 में। अब उसके बाद आप देखोगे कि बाजीराव टू जो है वो रघुनाथ राव जिन्होंने कत्ल कराया इनके पिताजी का, उनका पुत्र गद्दी पे बैठता है। उसके बाद आप देखोगे कि नाउ द ब्रिटिश हैड डिसाइडेड टू पुट द एंड ऑफ मराठा चैलेंज टू देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया। अब ब्रिटिश ने ये सोच लिया था कि मराठा की सुप्रीमेसी को हिंदुस्तान से ख़त्म करना है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मराठा सरदारों को अपनी डिवाइड एंड रूल क्लेवर डिप्लोमेसी के चलते इन्होंने डिवाइडिंग स्टार्ट किया। उसके बाद आप देखोगे कि इस डिवाइड में दो लड़ाइयाँ हुई। पहली लड़ाई तो रघुनाथ राव हुई थी गद्दी को लेके, दूसरी जो होती है वो सेकेंड मराठा वार होती है 1803 से 1805 तक, और तीसरी जो होती है वो 1816 से 1819 के बीच में होती है। आप देखोगे कि इसमें क्या होता है कि और जो मराठा के जो स्टेट्स होते हैं ना, उनको सब्सिडी स्टेट्स बनाया जाता है। सब्सिडी स्टेट्स इन द मतलब सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस देखिए दोस्तों, जब आगे की बात आएगी ना, चैप्टर आएगा तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस के कैसे ब्रिटिश ने एनेक्सेशंस किया, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। जो ब्रिटिश का कन्क्वेस्ट था ना, वो जस्ट इसके बाद वाला ही चैप्टर है, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि सब्सिडरी अलायंस करने के बाद पेशवाशिप ख़त्म ही कर दी। उसके बाद आप देखोगे कि जो मराठाओं का ड्रीम था मुग़ल एम्पायर को कंट्रोल करना और धीरे धीरे अपना ही एक पूरा राज्य कंट्री पे स्थापित करना, वो सच नहीं हो पाया। इसका कहने का मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि दिस इज़ बेसिकली बिकॉज द मराठा एम्पायर रिप्रेजेंटेड द सेम डिसेंडेंट सोशल ऑर्डर एज द मुगल एम्पायर एंड सफर फ्रॉम द सेम अंडरलाइंग वीकनेस। मतलब ये भी वही सोशल ऑर्डर को फेस कर रहे थे, वही वीकनेस को फेस कर रहे थे, इन द सेंस जो लेटर मुगल्स की कंडीशन थी ना कि धीरे धीरे नोबल क्लास धीरे धीरे हावी होती गई, तो सेम वही यहाँ पे बातें लिखी हैं कि धीरे धीरे जो मराठाओं का सोशल ऑर्डर था ना पेशवाशिप की हेरिडिटी को लेके, तो जो पावर ऑफ टसल हुआ ना, इसने भी मराठा की ताकत को बहुत डिक्लाइन किया। अगर परिवार में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ना होता तो ब्रिटिश को कन्क्विस्ट करने का, ब्रिटिश को इंटरफेरेंस करने का क्यों मतलब मौका मिलता। इतना याद रखना दोस्तों कि कोई भी इंसान बिना मतलब अगर आप में इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो याद रखना वो अपने फ़ायदे के लिए ही ले रहा है। और ये चीज़ मराठाओं को समझ में नहीं आई थी। मराठा क्या, किसी को भी समझ में नहीं आई थी। पावर की लालच में जितनों ने भी ब्रिटिश का साथ लिया, सब की खटिया खड़ी हुई है, ठीक है। अब आप देखोगे दोस्तों कि जो नोबल क्लास, जैसे कि आपने देखा कि वो मुग़ल के टाइम में हावी हुई, धीरे धीरे अपना डोमिनेंस बढ़ाई, तो वही कंडीशन आप देखोगे कि इनके टाइम भी जो नोबल क्लास रहती है वो भी ऐसी ही रहती है, सिर्फ अपना ही स्वार्थ सोचती है, लेस डिसिप्लिन रहती है। और साथ ही आप देखोगे कि किसी भी मराठा सरदार ने नई इकॉनमी को जनरेट करने की कोई भी कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि मतलब विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप देखोगे कि बिल्कुल भी इन्होंने इनकरेज नहीं किया कि ट्रेड इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। बेशक कह सकते हो कि इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो लगभग मुग़ल जैसा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी, लेकिन आप देखोगे कि बेसिकली इनका क्या था, जो रेवेन्यू सिस्टम तो था मुग़ल जैसा, लेकिन जो इनकी खून चूसने की जो पॉलिसी थी ना, हेल्पलेस पेजेंट्री से भी थी। हेल्पलेस पेजेंट्री इन द सेंस समझने की कोशिश करोगे कि इन्होंने साउंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए। साउंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस समझने की कोशिश करोगे कि इंडियन पीपल को
ये हायर डिग्निटी ऑफ लॉयल्टी, जैसे वो मुगल्स के लिए लॉयल हुआ करते थे ना, उतना इन्होंने लॉयल्टी प्रोवाइड कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये बस सिर्फ डोमिनेंस, अपना डोमिनेंस ताकत के दम पे, मतलब एक होता नहीं है कि दिल जीतना और एक होता है ज़बरदस्ती कराना, तो सिर्फ डोमिनेंस के दम पे अब जो किताब में लिखा है दोस्तों बता रहा हूँ कि दे आर डोमिन टू डिपेंड ऑन द फोर्स एंड फोर्स अलोन। सिर्फ ताकत के सिवा इन्होंने कुछ भी नहीं किया अपना दबदबा दिखाने के लिए। आगे का पार्ट जो है दोस्तों वो जल्दी आएगा। अब हमारा जो लेक्चर आएगा वो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, और आप उसके बाद देखोगे एजुकेशन एंड कल्चर एंड लाइफ। ये तीनों पार्ट जो आएगा दोस्तों वो एक में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ मेरी कही बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हाँ दोस्तों, अगर कोई भी बात ना समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।